पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा कर अंतरिक्ष क्षेत्र की करीब 1800 करोड़ रुपए की 3 बड़ी परियोजनाओं का किया उद्घाटन। गगनयान मिशन की तैयारियों की भी समीक्षा की। मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों का ऐलान भी किया। पीएम मोदी ने मदुरई में ऑटोमोटिव क्षेत्र के एक कार्यक्रम में लिया हिस्सा। ऑटोमोटिव उद्योग से जुड़े एमएसएमई को मदद और उत्थान के लिए डिजाइन की गई 2 प्रमुख पहलों की शुरुआत। एमएसएमई को बढ़ावा देने के सरकार के कदमों का किया जिक्र। कहा, इस क्षेत्र के एमएसएमई के पास है वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने का अवसर। दक्षिण दौरे में पीएम मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में की बड़ी रैली। कहा, एलडीएफ और यूडीएफ केरल में एक दूसरे से लड़ते हैं जबकि बाकी देश में करते हैं दोस्ती। दोनों गठबंधनों पर केरल को अराजकता और घोटालों में धकेलने का लगाया आरोप। तमिलनाडु में बीजेपी की पदयात्रा के समापन समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। कांग्रेस और डीएमके पर जमकर साधा निशाना। कहा, इनका गठबंधन राज्य को दोनों हाथों से लूटने के लिए हुआ। डीएमके मंत्रियों के बयानों पर साधा निशाना। कहा, दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में बैठकर कुछ लोग देश को टुकड़ों में देखने की करते हैं कोशिश। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनावों में बड़ा उलटफेर। कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी उसका प्रत्याशी हारा। बीजेपी के हर्ष महाजन जीते। यूपी में भाजपा को 8 सीटों पर बड़ी जीत। सपा के खाते में गई 2। सपा के तीसरे प्रत्याशी आलोक रंजन चुनाव हारे। लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन को झटके लगना जारी। यूपी में सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने दिया इस्तीफा तो बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के 3 विधायक बीजेपी में शामिल। गुजरात और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ बीजेपी में। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एएम खानविलकर बने लोकपाल के अध्यक्ष। उच्च न्यायालयों के पूर्व न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी, संजय यादव और ऋतुराज अवस्थी नियुक्त किए गए लोकपाल के न्यायिक सदस्य। पीएम मोदी ने देशवासियों को मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान में भाग लेने के लिए किया आमंत्रित। कहा, हर वर्ग के लोग पहली बार के मतदाताओं के बीच अपने तरीके से फैलाएं अभियान का संदेश। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अभियान गान का किया शुभारंभ। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के मदुरई में मीनाक्षी अम्मन मंदिर के दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। तमिलनाडु के मदुरई में प्रधानमंत्री के अभिनंदन के लिए सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। लोगों ने पीएम का दिल खोलकर स्वागत किया। पीएम ने लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के मदुरई में ऑटोमोटिव संबंधी एमएसएमई से जुड़े उद्यमियों को संबोधित किया। ऑटोमोटिव एमएसएमई उद्यमियों के लिए डिजिटल गतिशीलता विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में हजारों उद्यमियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने टीवीएस ओपन मोबिलिटी प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने की दिशा में इसे अहम पहल माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने टीवीएस मोबिलिटी CII उत्कृष्टता केंद्र का भी शुभारंभ किया। भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग से जुड़े एमएसएमई को बढ़ावा देने की दिशा में ये बड़ी पहल है। भारतीय अर्थव्यवस्था में ऑटोमोबाइल क्षेत्र के महत्व की चर्चा करते हुए पीएम ने कहा कि एमएसएमई इस क्षेत्र का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। पीएम ने कहा कि इस क्षेत्र के लिए नए अवसरों के द्वार खुल रहे हैं। अनेकों वैश्विक संभावनाएं भी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। साथियों, हमारी एमएसएमई के पास आज ये बहुत बड़ा मौका है कि वो ग्लोबल सप्लाई चेन का मजबूत हिस्सा बने। लेकिन इसके लिए हमारी एमएसएमई को अपनी गुणवत्ता पर, अपनी क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी पर और ज्यादा काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। पीएम ने इस क्षेत्र से जुड़े लोगों से संवाद भी किया। प्रधानमंत्री महिला उद्यमियों से भी मिले। प्रधानमंत्री ने टीवीएस स्कूल के छात्रों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर बच्चों ने प्रधानमंत्री को उनकी एक तस्वीर भेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल के थिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया और अंतरिक्ष क्षेत्र की लगभग 1800 करोड़ रुपए की 3 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने गगनयान मिशन की तैयारियों की भी समीक्षा की और इस मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की। उन्होंने चारों को एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रदान किए। गौरतलब है कि गगनयान मिशन भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है, जिसके लिए इसरो के विभिन्न केंद्रों पर व्यापक तैयारी चल रही है। पीएम ने कहा कि 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा, जो हमें स्पेस के अज्ञात विस्तार को जानने में मदद करेगा। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। देश पहली बार अपने 4 गगनयान यात्रियों से परिचित हुआ। ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। भारत के लोग गगनयान मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्रियों से रूबरू हुए, जो अंतरिक्ष के रहस्यों को खोलने के लिए तैयार हैं। ये तैयार हैं भारत के तिरंगे को आसमां के पार फहराने के लिए, जहां अभी तक कुछ चुनिंदा मानव ही पहुंचे हैं। आज देश को इन पर नाज है, लेकिन कुछ हिदायतें भी हैं जिनका पालन करने की अपील पीएम मोदी ने सभी से की। हम जितनी अनुकूलता करेंगे, मैं समझता हूं देश का सहयोग बहुत जरूरी है, मेरे मीडिया के साथियों का बहुत जरूरी है। अब तक एक नाम बाहर नहीं गए तो हमारा काम ठीक से चलता रहा, लेकिन अब थोड़ी कठिनाई उनके लिए भी बढ़ जाएगी और हो सकता है उनको भी कभी मन कर जाए, चलो यार एक सेल्फी ले लेते तो क्या जाता है। लेकिन सब चीजों से हमें बच के रहना होगा। इससे पहले पीएम मोदी ने गगनयान के असेंबली क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न प्रौद्योगिकियों का अवलोकन किया।
उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित एक महिला ह्यूमैनॉइड अंतरिक्ष रोबोट से भी संवाद किया। मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि गगनयान में यूज होने वाले ज्यादातर उपकरण मेड इन इंडिया है। ये कितना बड़ा संयोग है कि जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनने के लिए उड़ान भर रहा है, उसी समय भारत का गगनयान भी हमारे स्पेस सेक्टर को एक नई बुलंदी पर ले जाने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत आज दुनिया को अपने सामर्थ्य से चौंका रहा है। पिछले 10 वर्षों में लगभग 400 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए, जबकि इससे पहले के 10 वर्षों में मात्र 33 उपग्रह ही लॉन्च किए गए। पीएम ने कहा कि देश के अंतरिक्ष क्षेत्र में नारी शक्ति को महत्व दिया गया है। हमारे स्पेस सेक्टर में विमेन पावर, इस विमेन पावर को बहुत महत्व दिया जा रहा है। चंद्रयान हो या गगनयान, महिला वैज्ञानिकों के बिना ऐसे किसी भी मिशन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज 500 से अधिक महिलाएं इसरो में लीडरशिप पोजीशन पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में 3 महत्वपूर्ण अंतरिक्ष बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा में पीएसएलवी एकीकरण सुविधा, महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में नई सेमी क्रायोजेनिक्स इंटीग्रेटेड इंजन और स्टेज टेस्ट फैसिलिटी और वीएसएससी तिरुवनंतपुरम में टाइसोनिक विंड टनल शामिल हैं। ये 3 परियोजनाएं अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए विश्व स्तरीय तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगभग 1800 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की गई हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एक बार फिर अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और इतिहास रचने जा रहा है। मिशन गगनयान के बाद इसरो वैज्ञानिकों के लिए अगला मिशन होगा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन, जिसकी तैयारियां भी इसी सेंटर में शुरू हो चुकी हैं। कैमरामैन भीम के साथ आयशा खानम, डीडी न्यूज, तिरुवनंतपुरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में भाजपा की विशाल जनसभा को संबोधित किया। केरल में भाजपा के लिए बढ़ते जन समर्थन का जिक्र करते हुए पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि 2024 में केरल भाजपा को डबल डिजिट में सीटें देगा। एनडीए के लिए 400 पार का नारा दोहराते हुए पीएम ने कहा कि विपक्ष पहले ही अपनी हार मान चुका है। एलडीएफ और यूडीएफ को घेरते हुए पीएम ने कहा कि ये केरल में एक दूसरे से लड़ते हैं, जबकि बाकी देश में इंडी गठबंधन के नाम पर साथ बैठते हैं। पीएम ने कहा कि इनकी इस धोखाधड़ी का जवाब केरल की जनता जरूर देगी। उनके लिए परिवार का हित देश के करोड़ों परिवारों से ऊपर रहा है। कांग्रेस का यही रंग अब कम्युनिस्टों पर भी छा चुका है। केरला में उनकी भी सरकार इसी मॉडल पे चल रही है, क्योंकि ये लोग केरला में तो एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन केरला के बाहर बाकी देश में ये एक दूसरे के बीएफएफ यानी बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है। प्रधानमंत्री ने एलडीएफ और यूडीएफ पर केरल को अराजकता और घोटालों में धकेलने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि 2024 का चुनाव केरल के लिए नई राजनीति के उदय का अवसर है। केरला की पहचान है टूरिज्म से लेकर के टैलेंट से, लेकिन कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने इसे घोटालों और अराजकता की पहचान देने की कोशिश की है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट इनका एक ही एजेंडा रहता है, कैसे लोगों को लड़वाकर वोट बटोरे जाएं। एक बार कांग्रेस
फिर कम्युनिस्ट, एक बार कम्युनिस्ट, फिर कांग्रेस। केरला में बस सरकार बदलती है, हालात नहीं बदलते। अब की बार ये लोकसभा चुनाव केरला के हालात बदलने का मौका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तिरुपुर में भाजपा की विशाल जनसभा को संबोधित किया। पार्टी की राज्यव्यापी पदयात्रा के समापन के अवसर पर हुई इस जनसभा में लाखों की भीड़ उमड़ी। पीएम का सभा स्थल पर जोरदार स्वागत हुआ। लोगों ने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारों के साथ प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। लोगों ने पीएम पर फूलों की बारिश कर दी। पीएम ने लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। जिन पदयात्रा का मंगलवार को समापन हुआ उसे एन मन एन मक्कल अर्थात मेरी भूमि मेरे लोग नाम दिया गया था। महीनों तक जारी रही इस पदयात्रा को तमिलनाडु के कोने कोने में भारी समर्थन मिला। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस अपार जनसमर्थन के लिए तमिलनाडु का आभार जताया। पीएम ने विश्वास जताया कि 2024 में तमिलनाडु नया इतिहास रचने जा रहा है। 2024 में आज तमिलनाडु की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि तमिलनाडु देश में विकास की राजनीति का, नई राजनीति का सबसे नया वाइब्रेंट सेंटर बनने जा रहा है। 2024 में तमिलनाडु एक नया इतिहास रचने जा रहा है। जो ऐतिहासिक एन मन एन मक्कल पदयात्रा आज पूरी हुई है, वो इसका सबसे बड़ा सबूत है। मेरे तमिल भाई बहनों ने एन मन एन मक्कल यात्रा को जो समर्थन दिया है वो अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और डीएमके पर जोरदार हमला बोला। पीएम ने कहा कि इन दोनों ने ही तमिलनाडु के लोगों के विकास को प्राथमिकता नहीं दी। जो आज इंडिया अलायंस के साथियों ने तमिलनाडु को जकड़ा हुआ है, वो कभी तमिलनाडु का विकास नहीं होने देंगे। आप पहले का समय याद करिए, जो कांग्रेस डिफेंस के सौदों में हजारों करोड़ रुपए की दलाली खाती थी, वो कांग्रेस क्या तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर बनने देती? सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एएम खानविलकर को मंगलवार को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति भवन ने यह जानकारी दी। न्यायमूर्ति खानविलकर जुलाई 2022 में शीर्ष अदालत से सेवानिवृत्त हुए थे। इसके अलावा राष्ट्रपति ने उच्च न्यायालयों के पूर्व न्यायाधीशों न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी, संजय यादव और ऋतुराज अवस्थी को लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया है। जस्टिस यादव और जस्टिस अवस्थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में रह चुके हैं। वहीं सुशील चंद्रा, पंकज कुमार और अजय तिर्की को गैर न्यायिक लोकपाल नियुक्त किया गया है। 3 राज्यों में आज हुए राज्यसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन खासतौर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। यूपी में सपा के विधायकों की क्रॉस वोटिंग से भाजपा का 8वां उम्मीदवार जीत गया। सपा ने भाजपा पर आरोप लगाए, लेकिन सपा के बागी विधायकों ने सपा पर ही सवाल खड़े कर दिए। भाजपा ने कहा है कि आज देश मोदी जी के साथ चलने के लिए तैयार है और यूपी के नतीजों ने एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया है। 3 राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों पर हुए आज चुनाव के दौरान इंडी गठबंधन के साथ बड़ा खेला हो गया।
उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में मंगलवार को राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग में विपक्षी गठबंधन को झटका लगा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के 8 उम्मीदवार जीत गए तो समाजवादी पार्टी के सिर्फ 2 ही उम्मीदवार जीत पाए। समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया, जिसके बाद सपा को यूपी में तगड़ा झटका लगा है। आम चुनाव 2024 से पहले सूबे की सियासत के लिहाज से सपा विधायकों की बगावत अखिलेश के नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर रही है। अपने कुनबे को संभाल न पाने वाली समाजवादी पार्टी विधायकों की क्रॉस वोटिंग के लिए भाजपा पर आरोप लगा रही है। नहीं, जब जो भोज में नहीं आए, चर्चाएं आपके माध्यम से भी थी, चर्चाएं और तरह से भी थी। अब उन बातों को आप बेहतर समझते होंगे कि कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। सपा के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया है और कहा है कि देश आज मोदी जी के साथ चलने के लिए तैयार खड़ा है और जनप्रतिनिधि भी मोदी जी के नेतृत्व में साथ आ रहे हैं। जो पहले से कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी जीतेंगे, आज राज्यसभा के हमारे 8 प्रत्याशी जीते हैं। मैं सभी जीतने वाले प्रत्याशियों को बधाई देता हूं और जिन लोगों के वोट से जीते हैं उनका धन्यवाद करता हूं। और समाजवादी पार्टी के भी श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी के भी 2 प्रत्याशी जीते हैं, तो अखिलेश यादव जी को बधाई है। एक उनका प्रत्याशी हारा है, उनको लड़ाना नहीं चाहिए था, लड़ाए हैं तो हारना तय था, लेकिन उन्होंने लड़ाया है। लेकिन भाजपा की विजय यात्रा जो राज्यसभा से जारी हुई है वो लोकसभा और लोकसभा के बाद विधानसभा, विधानसभा के बाद लोकसभा, लोकसभा के बाद फिर विधानसभा चलती रही। समाजवादी पार्टी के जिन विधायकों ने अपनी अंतरात्मा पर राज्यसभा चुनाव में एनडीए के पक्ष में मतदान किया है, उन्होंने न सिर्फ अखिलेश यादव पर निशाना साधा है, बल्कि सपा द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया है। बहुत बार जनता ने वोट देने का मौका दिया। नो कमेंट्स। राजनीति में है तो आरोप लगेंगे। हम जनता के लिए चुन के आए हैं और जिस भगवान रूपी जनता ने हमें चुना है उसके लिए केवल हमें सोचना है। आज की डेट में क्या लगता है शिवपाल जी को कि कोई विधायक बिक सकता है? और शिवपाल जी भी कुछ दिन बाहर रहे हैं, बाहर वोट भी किए हैं, कैसे किए हैं ये खुद देख समझ लें। कार्रवाई भी देखते हैं और बाकी क्या आदमी आरोप लगा रहा है, पत्थर लगा रहा है, उससे क्या मतलब है। सपा विधायक मनोज पांडे ने न केवल क्रॉस वोटिंग की, बल्कि विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक पद से भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया। मनोज पांडे अखिलेश यादव के बेहद करीबी नेता रहे हैं। रायबरेली में जन्मे मनोज पांडे 2012 की विधानसभा में पहली बार चुनाव जीते। इसके बाद अखिलेश सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया। साल 2017-2022 में भी चुनाव उन्होंने लड़ा और इसमें भी बड़े अंतर से उन्होंने जीत दर्ज की। यूपी के 10 राज्यसभा सीटों के लिए हुए मतदान में एनडीए के 8 उम्मीदवारों की जीत के बाद यूपी की सियासत के नए समीकरण बनते दिखाई पड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के ये नतीजे कई नए संकेत दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यसभा चुनाव जीतने वाली भाजपा के सभी सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव में विजयी होने वाले भाजपा के सभी सम्मानित प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप सभी अंत्योदय के प्रण और विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में सहायक होंगे। आप सभी के उज्जवल कार्यकाल के लिए मंगल कामनाएं। उत्तर प्रदेश की तरह हिमाचल प्रदेश में आज हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेतृत्व से नाराज चल रहे हिमाचल के कांग्रेसी विधायकों ने आज राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की तो कांग्रेस प्रत्याशी की हार हो गई और भाजपा के उम्मीदवार ने जीत हासिल कर ली। कांग्रेसी विधायकों की बगावत के चलते हिमाचल की सरकार की स्थिरता पर सवाल खड़े होने लगे हैं, तो आम चुनाव से पहले राज्य की सियासत करवट लेती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा में पूर्ण बहुमत होने के बाद भी कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंह भी हार गए। मंगलवार सुबह जब राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हुआ, तब से ही कांग्रेस खेमे से क्रॉस वोटिंग की खबरें आने लगीं। शाम होते होते तस्वीर साफ हो गई। नतीजों से साफ हो गया कि 6 कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, यानी कि उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट किया, जिसकी वजह से अभिषेक मनु सिंह भी हार गए।
34-34 मतों से मुकाबला बराबर होने के बाद लॉटरी से जीते बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन। पहले तो मैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को बधाई देता हूं, भाई अमित शाह जी को बधाई देता हूं। बहुत शानदार मुकाबले के बाद जहां जीत की संभावना नहीं थी, वहां बहुत बेहतर ढंग से जीत की तरफ हम आगे बढ़ करके अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहे हैं। और एक बार फिर से भाई हर्ष महाजन जी को बहुत बहुत बधाई और उनके साथ साथ में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बिंदल जी, सारी टीम इस काम में लगी थी और इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। दरअसल हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ हर्ष महाजन को खड़ा करके चुनाव को रोमांचक बना दिया था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 68 सदस्य हैं। इसका मतलब है कि जीतने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 35 प्रथम मतों की जरूरत थी। राज्य में बीजेपी के पास 25 विधायक हैं, वहीं कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं। नालागढ़ से कृष्णलाल ठाकुर, देहरा से होशियार सिंह और हमीरपुर से आशीष शर्मा निर्दलीय विधायक हैं। लेकिन क्रॉस वोटिंग के कारण बहुमत होने के बाद भी कांग्रेस उम्मीदवार हार गया। इस परिणाम के बाद राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर संकट के बादल छा गए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि सुक्खू बहुमत खो चुके हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बैलेट पेपर की काउंटिंग हुई है, उसमें बराबरी रही है और उसके बाद जो है पर्ची से ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से भाजपा की जीत हुई है। कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के विधायक इस प्रकार से अगर चले जाएं कांग्रेस छोड़ करके, और ये 6 नहीं है और भी बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे अपनी गाड़ी में कैसा अपनी गाड़ी में कैसा। लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए। कांग्रेस में असंतोष का आलम यह है कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की प्रमुख प्रतिभा सिंह खुद भी सीएम से नाराज बताई जा रही हैं। प्रतिभा ने कहा कि कुछ विधायकों की नाराजगी स्वाभाविक है। विधायकों को लगता था कि सरकार कुछ कर सकती थी। हालांकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनके पास बहुमत है। 9 क्रॉस वोटिंग हुई है, जिसमें 3 तो आजाद उम्मीदवार है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। 6 जो उम्मीदवार चुनकर आए, जिन्होंने अपना ईमान ही बेच दिया। जो जिस पार्टी से चुनकर आता था उसमें विरोधाभास रहता ही है, लेकिन जब वो चुनकर आए तो उन्होंने अपना वोट को बदला है, अपने ईमान को बेचा है। इससे आगे मैं क्या कहूं। 3 बार कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री हर्ष महाजन ने विधानसभा चुनाव से पहले सितंबर 2022 में पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। शिमला से नंदिनी मित्तल और प्रकाश पंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। राज्य भाजपा ने पुलिस द्वारा प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने के बाद कोर्ट से प्रदर्शन की अनुमति हासिल की है। भाजपा ने टीएमसी और ममता बनर्जी पर शाहजहां शेख को बचाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ममता सरकार आम लोगों का दमन कर रही है, लेकिन टीएमसी नेताओं को बचा रही है। संदेशखाली के मुद्दे पर भाजपा सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ लगातार आक्रामक है। इसी क्रम में पुलिस से प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने के बाद बीजेपी ने प्रदर्शन की अनुमति को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि कोर्ट ने कोलकाता मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे 28 और 29 फरवरी को प्रदर्शन करने की अनुमति दी, लेकिन प्रदर्शनकारियों को माइक्रोफोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि 150 से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे और प्रदर्शनकारियों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी गैर कानूनी गतिविधि न हो। संदेशखाली मामले पर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के बयान को लेकर भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने उन पर हमला बोला है। अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधते हुए लॉकेट चटर्जी ने कहा कि वो लोग शाहजहां शेख को बचाने के लिए हर हद तक जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि टीएमसी वोट बैंक की राजनीति करती है। वहीं भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा है कि तृणमूल नेता शाहजहां शेख और उसके भाई सिराजुद्दीन के खिलाफ 800 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं, लेकिन उन पर हाथ डालने से ममता सरकार के हाथ कांपते हैं। हालांकि टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा है कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की प्रक्रिया चल रही है। शेख शाहजहां को बचाने के लिए एक्सट्रीम जितना जा सकते हैं ये लोग जा रहे हैं। जैसा ममता बनर्जी भी पूरा
शेख शाहजहां को पूरा छुपा के रखने का कोशिश कर रहा है। ऐसा अभिषेक बनर्जी भी चाहते नहीं है कि शेख शाहजहां अरेस्ट हो जाए, इसलिए बार बार कोर्ट के ऊपर मतलब उनका जो हुआ है कोर्ट के ऊपर बोल रहा है कि कोर्ट नहीं बोला था, कोर्ट ने रोक के रखा था, और कोर्ट बोल रहा है हम लोग तो मतलब रेडी है। शाहजहां शेख और उसके भाई सिराजुद्दीन शेख के खिलाफ 800 से अधिक मामले अब तक दर्ज हुए हैं, लेकिन शाहजहां शेख या सिराजुद्दीन को गिरफ्तार करने की बजाय जो प्रदर्शनकारी हैं उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ उन पर तो ममता की सरकार निर्ममता से लाठियां बरसाती है, लेकिन शाहजहां शेख पर हाथ डालने से उनके हाथ कांपते हैं, ये समझ से परे है। हमारा पूरा कॉन्फिडेंस ये पुलिस का ऊपर है। जल्दी से जल्दी शाहजहां शेख उनको अरेस्ट करने का ये प्रोसेस चल रहा है। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पश्चिम बंगाल में हो रही महिला अत्याचारों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने लिखा कि पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में 50 से अधिक जनजाति समुदाय की महिलाओं से नृशंस दुष्कर्म, आदिवासियों की जमीन छीनने जैसी घटनाएं शर्मनाक हैं। आशा है ममता जी इस पत्र पर संज्ञान लेकर पश्चिम बंगाल के पीड़ितों के प्रति न्याय करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प विकसित भारत 2047 को लेकर आज फिक्की के द्वारा राजधानी में विकसित भारत एट 2047 विकसित भारत और उद्योग पर कॉन्क्लेव किया गया। इस कॉन्क्लेव में विषयों पर आधारित विषयगत सत्रों पर चर्चा हुई, जिनमें भारत सरकार के मंत्रियों और सचिवों, अग्रणी वैश्विक और भारतीय उद्योग जगत के नेताओं, राजनयिकों, शिक्षाविदों, अर्थशास्त्रियों, थिंक टैंक और अन्य हितधारकों की भागीदारी हुई। सत्र के उद्घाटन पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार रफ्तार के साथ विकास कर रही है। It's in a way our duty to provide the future generations a better country of which all of us can be proud. Not just nationalistically proud, but also for the inclusive achievements that can be brought in if you look at a developed 2047, and that's the goal. कॉन्क्लेव में विकसित भारत 2047 को लेकर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हमने काम किया है। केंद्रीय मंत्री ने सरकार की डिजिटल उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। 1500 पुराने कानूनों को हमने खत्म भी कर दिया, लेकिन नए कानून ऐसे बहुत सारे बनाए जिससे आपको इंडस्ट्री को लाभ बल मिलने वाला है, जिससे हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग भी 143 से 63 पे आ गई। ये दिखाता है कि भारत ने कैसे एक और पॉलिसी पैरालिसिस की दुनिया से निकल के पॉलिसी इंटरवेंशन और अच्छे कानून बनाने का काम किया। कॉन्क्लेव में महिलाओं की भूमिका पर केंद्रीय श्रम और रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि हमें वेमेन लेड डेवलपमेंट पर बात करनी है। महिलाएं अपनी पहचान पुरुष पर निर्भर करती हैं, लेकिन जब वे अपनी पहचान खुद बनाएंगी तो हम विकसित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारी वंदन से जब 5 साल बाद महिलाएं संसद में आकर निर्णय करेंगी तो भारत विकसित हो जाएगा। हिंदुस्तान में जो बड़ा परिवर्तन हुआ है, आप ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखो, 33% से लेकर 50% पंचायती राज रिजर्वेशन से हिंदुस्तान के गांव में बड़ी क्रांति आई है। और 5 साल बाद जब ये 33% रिजर्वेशन अब पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी के नारी शक्ति वंदन से शुरू होगा, ये वुमेन की निर्णय लेने की क्षमता को भविष्य के विकसित भारत के लिए आगे बढ़ाएगा। भारत ने 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार के साथ अब निजी क्षेत्र भी कदम मिलाकर चल रहा है। ऐसे में इस लक्ष्य को हासिल करने का प्रधानमंत्री का संकल्प जल्द ही पूरा होने के आसार नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 2024 के आम चुनाव से पहले तमाम विपक्षी दलों को आज फिर से झटका लगा है। कई राज्यों के विपक्षी दलों के नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। गुजरात, महाराष्ट्र सहित बिहार के विपक्षी नेताओं के भाजपा में जाने की खबरों के बीच इंडी गठबंधन का मनोबल कमजोर हुआ है तो भाजपा को मनोवैज्ञानिक बढ़त मिली है।
2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जहां गठबंधनों के बनने बिगड़ने का दौर जारी है, तो वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगियों को झटके लगने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्षी गठबंधन को मंगलवार को झटका लगा बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात में। बिहार में कांग्रेस और उसकी सहयोगी आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। मंगलवार को राजद की एक महिला विधायक और कांग्रेस के 2 विधायकों ने एनडीए का हाथ थाम लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। जिन विधायकों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है, उनमें कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ, कांग्रेस के ही विधायक मुरारी प्रसाद गौतम और राजद की विधायक संगीता देवी का नाम शामिल है। जो भी है सार्थक निर्णय जो होता है उसको लेने में देर नहीं करनी चाहिए और हम लोगों ने सार्थक निर्णय लिया है, देश हित में, प्रदेश हित में, जनहित के लिए। मैं जिस पार्टी से ताल्लुक रखती हूँ, मुझे लगा कि कहीं न कहीं दलितों की उपेक्षा की जा रही है, दलितों का सम्मान नहीं किया जा रहा है और ऐसा हुआ है, इसलिए ये मैंने निर्णय लिया है। सीएम पीएम के काम से हम प्रभावित हैं। इसके अलावा तो किसी तरह की कोई बात हम नहीं किए हैं और इस एक भी चीज किसी तरह का कोई बात हम किए हैं क्या? कांग्रेस को एक झटका गुजरात में लगा, जहां उसके मौजूदा राज्यसभा सदस्य और यूपीए सरकार में पूर्व रेल राज्य मंत्री नारायण राठवा बीजेपी में शामिल हो गए। वो अपने बेटे संग्राम सिंह के साथ बीजेपी में शामिल हुए। नारायण राठवा उन कांग्रेस नेताओं में से हैं जिनका राज्यसभा कार्यकाल इस बार पूरा हो रहा है। वो साल 2004 में छोटा उदयपुर लोकसभा सीट से जीते थे। गुजरात भाजपा प्रमुख सीआर पाटिल ने पार्टी के राज्य मुख्यालय कमलम में राठवा और अन्य को भगवा, स्कार्फ और टोपी देकर पार्टी में शामिल किया। कांग्रेस को झटका महाराष्ट्र में भी लगा, जहां राज्य के वरिष्ठ नेता बासवराज पाटिल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनके बीजेपी में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले भी कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इनमें सांसद गीता कोड़ा, अशोक चौहान और मिलिंद देवड़ा जैसे नाम शामिल हैं। बीजेपी अपनी चुनावी तैयारियों को भी लगातार तेज कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कोर कमेटी की बैठक को संबोधित किया। सारा देश यह देख रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दुनिया ध्यान से सुनती नहीं थी, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है। भारत बोल क्या रहा है, यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा चुनाव के संबंध में राज्य चुनाव समिति की बैठक में हिस्सा लिया। इस बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। नई दिल्ली से सोमनाथ भारती तो दक्षिण दिल्ली से सहीराम उम्मीदवार होंगे। वहीं पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा लड़ेंगे तो पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार उम्मीदवार होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विदेश यात्रा पर जाने का कार्यक्रम बना रहे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जोर शोर से शुरू किए गए इंडी गठबंधन के दरकने का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की भी होड़ लगी है। इंडी गठबंधन में मौजूद राजनीतिक दलों के बीच अंतर्विरोध की ताज़ा कड़ी में कांग्रेस के युवराज की लोकसभा सीट वायनाड भी खतरे में पड़ती दिख रही है। सोमवार को वायनाड, तिरुवनंतपुरम आदि सीटों पर कांग्रेस के दिग्गज राहुल गांधी और शशि थरूर जैसे नेताओं के सामने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से प्रत्याशियों के ऐलान से इंडी गठबंधन की आपसी प्रतिद्वंद्विता भी सतह पर आ गई। सीपीआई ने न केवल इंडी गठबंधन के अगुआ कांग्रेस के खिलाफ प्रत्याशियों को उतारने का ऐलान कर दिया, बल्कि मंगलवार को सीपीएम नेता वृंदा करात ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से दोबारा विचार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि एनी राजा की उम्मीदवारी की घोषणा के बाद अगर राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ते हैं तो इससे सही संदेश नहीं जाएगा। वायनाड सीट पर अभी सीपीआई ने अपने कैंडिडेट को घोषित कर लिया है, कॉमरेड एनी राजा। अब राहुल जी और कांग्रेस को सोचना चाहिए। वो कहते हैं उनका लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है। तो केरल में आप बीजेपी के खिलाफ नहीं, आप लेफ्ट के खिलाफ आके लड़ेंगे तो क्या मैसेज आप खुद ही भेजेंगे। इसलिए उनको अपनी सीट के बारे में दोबारा सोचने की जरूरत है। वहीं सीपीआई नेता विनोय विश्वम ने भी राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने के फैसले पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में असली मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच उत्तर भारत के राज्यों में होता है। बिनोय विश्वम ने कहा कि कांग्रेस के इस निर्णय का कोई राजनीतिक तर्क नहीं है।
main arena of this battle. North India or Kerala. Forgetting that realities, what is the political logic for the Congress to come to the southmost Kerala, where there are only 20 seats? Why are they forgetting the lessons of the past? सुप्रीम कोर्ट ने चेन्नई के कोयम्बेडू में प्रसिद्ध मस्जिद को ढहाए जाने को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और उच्च न्यायालयों को ये सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर अवैध धार्मिक निर्माण नहीं किया जा सके। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें चेन्नई के कोयम्बेडू स्थित एक मस्जिद एवं मदरसे को ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया था। भारत अपने पहले स्टार्टअप महाकुंभ के आयोजन के लिए पूरी तरह तैयार है। 18 से 20 मार्च तक नई दिल्ली के प्रतिष्ठित भारत मंडपम में आयोजित होने वाला ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप का सबसे बड़ा उत्सव होगा, जिसमें तकरीबन 1000 स्टार्टअप्स और 1000 से ज़्यादा निवेशकों की मेज़बानी करने की उम्मीद है। 10 देशों के प्रतिनिधिमंडल और 5000 से ज़्यादा भविष्य के उद्यमी भी भाग लेंगे। 18 से 20 मार्च 2024 नई दिल्ली का भारत मंडपम गवाह बनेगा स्टार्टअप महाकुंभ का। इसमें तकरीबन 1000 स्टार्टअप्स और 1000 से ज्यादा निवेशक, 10 देशों के प्रतिनिधिमंडल और 5000 से ज्यादा भविष्य के उद्यमी भी भाग लेंगे। एसोचैम, नेस्कॉम जैसे संगठनों के सहयोग से यह आयोजन नवाचार की धुरी के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा। इस कार्यक्रम में 500 इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स, 5000 से ज्यादा सम्मेलन प्रतिनिधि और 40,000 से ज्यादा व्यावसायिक आगंतुक हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वाणिज्य भवन में कार्यक्रम के लोगो और वेबसाइट का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन पिछले 8 सालों में स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को दर्शाएगा। Showcase to the world that this is only a 8 years young startup story, but in less than 8 years we've become the 3rd largest in the world with big aspirations for the future, sporting over 100 unicorns, with a number of good ideas on the anvil to grow and become bigger and better. उन्होंने कहा कि युवा भारत नए भारत को आकार देगा। स्टार्टअप आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने वाला है। भारत में स्टार्टअप के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर टीयर 3 और टीयर 2 जैसे शहरों से जुड़े हुए हैं। The young India that India is proud to have, the management talent, the skill pool of manpower, the STEM graduates coming out from all walks of life, the wonderful experience we've had with Startup India in Tier 2, Tier 3 towns, and some of the startups even coming out of very, very small habitation. स्टार्टअप महाकुंभ में प्रतिभागियों को अल्सास, D2C, उपभोक्ता ब्रांड, एग्रीटेक, फिनटेक, डीप टेक, बायोटेक और फार्मा, इंक्यूबेटर्स, क्लाइमेट टेक, ई एक्सपोर्ट और B2B मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में खुद को आजमाने और अवसर तलाशने का मौका मिलेगा। चंद्रशेखर, DD न्यूज। मालदीव में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारतीय तटरक्षक जहाज समर्थ और अभिनव श्रीलंका के गौल बंदरगाह पर पहुंचे हैं। गौल पहुंचने के बाद तटरक्षक जहाजों के कमांडिंग अधिकारियों ने दक्षिणी नौसेना क्षेत्र के कमांडर रियर एडमिरल चिंताका कुमारसिंघे और श्रीलंका तटरक्षक बल के उप महानिदेशक कमोडोर YR सेरासिंघे से मुलाकात की। ये जहाज 2 मार्च को कोलंबो पहुंचेंगे। बता दें कि द्विवार्षिक अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण 22 से 25 फरवरी तक मालदीव के माले में आयोजित किया गया था। इसमें भारत, श्रीलंका और मालदीव के तटरक्षक जहाज शामिल हुए थे। इसमें तीनों देशों के सहयोग के माध्यम से समुद्री सुरक्षा चिंताओं के समाधान के लिए एकजुट होने की थीम रखी गई थी। जम्मू कश्मीर के सूचना और जनसंपर्क निदेशालय DIPR द्वारा 29 फरवरी से यूथ कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया जा रहा है।
यूथ कॉन्क्लेव के मुख्य अतिथि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होंगे। इस आयोजन में युवाओं को चेंज मेकर से बात करने का मौका मिलेगा। DIPR एक जेन जी टॉक शो भी शुरू कर रहा है, जहां युवा आइकन जीवन की अपनी सीख साझा करेंगे। वहीं DIPR बीट्स ऑफ J&K सीजन 2.0 भी लॉन्च कर रहा है, जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर के प्रतिभाशाली गायक भाग लेंगे। सूचना और जनसंपर्क निदेशालय के निदेशक जतिन किशोर ने सभी से आगे आकर इस महाकुंभ में शामिल होने की अपील की। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू कश्मीर की तरफ से जम्मू कश्मीर यूथ कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया जा रहा है। ये यूथ कॉन्क्लेव बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जिसमें जम्मू कश्मीर के युवाओं को एक दूसरे से एंगेज करने, बातचीत करने और अपने आइडियाज़ शेयर करने का मौका मिलेगा। इस मौके पर हम जम्मू कश्मीर के जो भी यंग अचीवर्स हैं, यूथ आइकन्स हैं, चेंज मेकर्स हैं, जैसे कि पैरा एथलीट चंदीप सिंह, एंटरप्रेन्योर समीउल्लाह, ये लोग भी उस मौके पर प्रेजेंट रहेंगे और अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे। और आइए अब एक नज़र डालते हैं देश भर की कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर। चुनाव आयोग ने मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान की शुरुआत की है। मेरा पहला वोट देश के लिए के जरिए फर्स्ट टाइम वोटर से अधिक संख्या में मतदान करने का आग्रह किया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की में विकसित भारत @ 2047 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। किफायती मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन के कारण भारत निवेश के लिए एक बेहतर डेस्टिनेशन है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिक्की में विकसित भारत कार्यक्रम में डिजिटल इंडिया की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज लोगों के खातों में सीधे पैसा पहुंच रहा है। विकसित भारत @ 2047 का उद्देश्य वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को लग रहा है कि देश में एक कानून, सामाजिक सौहार्द न रहे, इसलिए वे लोगों को भड़काने का काम करते हैं। थाईलैंड के विदेश मंत्री इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। भारत थाईलैंड के बीच संयुक्त आयोग की बैठक में आज उन्होंने हिस्सा लिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि 10वीं भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक हमारी साझेदारी को आगे बढ़ाएगी। NIA खालिस्तानी और गैंगस्टर के गठजोड़ मामले में पंजाब में 14 जगहों पर और राजस्थान में 2 जगहों पर छापेमारी की। इसके अलावा आतंकी गतिविधियों में 6 संदिग्धों को हिरासत में लेकर NIA पूछताछ भी कर रही है। 18 से 20 मार्च तक नई दिल्ली के प्रतिष्ठित भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ होगा, जिसमें तकरीबन 1000 से अधिक स्टार्टअप्स और 1000 से ज्यादा निवेशकों के मेजबानी की उम्मीद है। पतंजलि द्वारा बीमारियों के इलाज के भ्रामक विज्ञापन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और आचार्य बालकृष्ण को अवमानना का नोटिस जारी किया। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में CBI की ओर से दर्ज केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई 14 मार्च के लिए टल गई है। कोर्ट ने CBI को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का और वक्त दिया है। CBI की ओर से इस केस में लालू, राबड़ी यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती के अलावा अन्य लोगों को आरोपित बनाया गया है। पाली जिले में लघु उद्योग भारती महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रही है। अभी तक लघु उद्योग भारती ने पाली जिले में करीब 1600 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है, जिससे 1600 परिवारों की आय में वृद्धि हुई है। देश में लघु और मध्यम उद्योग का सबसे बड़ा संगम लघु उद्योग भारती देश में महिलाओं को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। लघु उद्योग भारती पाली में महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। महिलाओं को यहाँ प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। लघु उद्योग भारती की ओर से पाली जिले में महिलाओं को सिलाई मशीन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
प्रशिक्षण पूरा होने के बाद मासिक किश्तों में सिलाई मशीन भी उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। सिलाई का प्रशिक्षण हमने जब प्रारंभ किया था तो अभी तक 1000 से ज्यादा महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण हम दे चुके हैं। फिर इसमें ऐसी भी महिलाएं थी जो कारखाने में जाकर काम नहीं कर सकती है और उनको घर पे सिलाई मशीन की आवश्यकता थी, तो यहाँ ज्ञानचंद जी पार्क के सहयोग से 1600 महिलाओं को अभी तक हम घर पर किस्तों पर ये मशीन उपलब्ध करवा चुके हैं। लघु उद्योग भारती के इस प्रशिक्षण से करीब 1600 महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं, जिनसे उनके परिवारों की मासिक आय में वृद्धि हुई है। आज महिलाएं घर बैठकर समूह बनाकर कार्य कर रही हैं। लघु उद्योग भारती के इस कार्य से महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बनी हैं, बल्कि उनमें आत्मविश्वास भी जगा है। आज सभी महिलाएं खुश हैं। उनका कहना है लघु उद्योग भारती के कारण वे आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार की मासिक आय में वृद्धि ला रही हैं। हमें लघु उद्योग भारती की तरफ से सिलाई सिखाई जा रही है, इससे हम आत्मनिर्भर बनेंगे और मैं पढ़ाई भी करती हूँ, साथ में सिलाई भी सीख रही हूँ। हमें निःशुल्क सिलाई सिखाई जा रही है। मैं अपना घर भी संभालती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ, यहाँ पे आके अपना टाइम देती हूँ और सिलाई भी सीखती हूँ। हमें जो प्रशिक्षण मिला है उनसे हमें सिलाई मशीन मिली है, तो हम अपने पैरों पर खड़े हैं। लघु उद्योग भारती की ओर से उपलब्ध करवाई जा रही सिलाई मशीन, महिलाएं एक समूह बनाकर सिलाई का कार्य करती हैं। लाभार्थी महिलाएं घर बैठे सिलाई कार्य कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। पाली में अब तक लघु उद्योग भारती की ओर से 1000 से अधिक महिलाओं को सिलाई मशीन का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वहीं करीब 1600 सिलाई मशीन मासिक किश्तों पर महिलाओं को उपलब्ध करवाई गई है। हमें यहाँ से सिलाई मशीन मिलेगी और हम उससे व्यवसाय करेंगे और साथ में मैं पढ़ाई भी करती हूँ। जो सिलाई मशीन भी मिली है उसकी वजह से मैं आज घर पे बैठ के रोजगार कर रही हूँ और अपने पैरों पे खड़ी हूँ। मुझे सिलाई प्रशिक्षण का प्रशिक्षण मिला है, तो मैं अपने पैरों पर अभी खड़ी हूँ। देश भर में लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में लघु उद्योग भारती एक महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इसके माध्यम से देश और प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने, उनके संवर्धन, उनके संरक्षण की दिशा में लगातार काम हो रहा है। लघु उद्योग भारती सबसे बड़ा संगठन है, जिसके माध्यम से देश भर की लगभग 50,000 MSME यूनिट जुड़ी हुई हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ भी 10,000 से ज़्यादा MSME यूनिट लघु उद्योग भारती से जुड़ी हुई है। मुरारी गुप्ता, दूरदर्शन समाचार। भोपाल गैस पीड़ितों को केंद्र सरकार ने एक और बड़ी राहत दी है। भोपाल के गैस पीड़ितों को अब केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना के दायरे में ला दिया गया है। गैस पीड़ितों के आयुष्मान कार्ड बनने भी शुरू हो गए हैं। ये मध्य प्रदेश में डबल इंजन सरकार की वजह से ही संभव हो पाया है। दुनिया की बड़ी औद्योगिक त्रासदियों में से एक भोपाल गैस त्रासदी को माना जाता है। 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने से निकली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव से हजारों जिंदगियां काल के गाल में समा गई थीं। इस त्रासदी के बाद से आज तक कई पीढ़ियां इसका दंश झेल रही हैं। इस त्रासदी के पीड़ितों के इलाज के लिए सरकार ने भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के साथ कई छोटी छोटी यूनिट तो बनाई, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रही थीं। केंद्र की मोदी सरकार ने अब इस त्रासदी के पीड़ितों को बड़ी राहत दी है। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को केंद्र सरकार ने 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य गारंटी दे दी है। भोपाल गैस कांड के पीड़ितों के आयुष्मान कार्ड बनना शुरू हो गए हैं। गैस पीड़ितों को कार्ड बनवाने में परेशानी ना हो, इसके लिए निश्चित स्लॉट देकर बुलवाया जा रहा है। प्रोसेस देखिए, ये प्रक्रिया चल रही है। तमाम गैस पीड़ित जो हैं उनको समय के साथ में अपॉइंटमेंट देकर यहाँ बुलाया जा रहा है और एक काउंटर अस्पताल में बनाया जा रहा है अलग अलग जगहों पर, जहां पर एक पूरा पोर्टल है, उसमें उनकी एंट्री होती है। एक समग्र आईडी के जरिए उनकी पूरी डिटेल निकाली जाती है और उसके बाद किस तरीके की पूरी प्रोसेस होती है ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ आकाश है। सर, अभी फिलहाल में तो जितने गैस पीड़ित लोग हैं उनको हर दिन स्लॉट दिया जा रहा है। 20 to 25 पर्सन्स को कॉल लगा के यहाँ पे बुलाया जा रहा है और उनके आयुष्मान बनाए जा रहे हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको लाने होते हैं? उनको समग्र आईडी, आधार कार्ड और BMHRC का कार्ड। BMHRC का जी। कितना समय लगता है? अराउंड 10 मिनट्स।
भोपाल के कई गैस पीड़ित या उनकी कई पीढ़ियां ऐसी भी हैं जो नौकरी, व्यवसाय आदि की वजहों से भोपाल तो क्या बल्कि मध्य प्रदेश से बाहर अन्य राज्यों में जा चुकी हैं। गैस पीड़ितों के मुफ्त इलाज की व्यवस्था अभी सिर्फ भोपाल में ही है। ऐसे में उनको यदि मुफ्त इलाज चाहिए होता था तो भोपाल आना पड़ता था, लेकिन अब आयुष्मान योजना के माध्यम से वो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देश के किसी भी कोने में करवा सकते हैं। जो गैस पीड़ितों के लिए आयुष्मान कार्ड जो बने हैं, अब उससे ये होगा कि आदमी कहीं प्राइवेट में जहाँ भी उसकी मर्जी आएगी वो इलाज करा लेगा, उससे ये फ़ायदा है। और जो 5 लाख तक का इन्होंने कहा है कि हम 5 लाख तक का इलाज फ्री रखेंगे, तो आदमी कहीं भी किसी भी बड़े हॉस्पिटल में या उसकी मर्जी के एतबार से जहाँ उसको कराना हो इलाज, अपना इलाज कर, जिस लाइन से भी इलाज कराना होगा, हार्ट का या जिस पहले ऐसा था कि मतलब अपने गैस पीड़ितों को गैस पीड़ित के हॉस्पिटल में इलाज मिलता, अब सब जगह मिल जाएगा। फायदा ये है कि भाई मतलब ये कहीं भी आप इलाज करा सकते हो किसी भी बड़े हॉस्पिटल में, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो तो गरीब को मतलब एक सहायता मिली आयुष्मान की, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। हाँ, हमारा कार्ड बन गया, हमारे घर में सभी का बन गया। इलाज के लिए पहले हमें खाली भोपाल मेमोरियल या उसकी साइड की ब्रांचों में जाना पड़ता था, लेकिन अभी ये है कि हम आयुष्मान की वजह से हम किसी भी अस्पताल के अंदर जाके अपने, क्योंकि बीमारी तो आती नहीं है के मल्टी उसके अंदर आप इलाज करा सकते हो, उससे बहुत फ़ायदा है हमें। और जैसे हमारे बच्चे बाहर हैं और हमारे पास यहाँ पे वर्किंग कैपिटल है नहीं, तो वो जाहिर है कि अब हमने आयुष्मान जमा करा और हमारा इलाज वहाँ पे हो गया, तो इससे फायदे बहुत हैं हमें। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार की पहल पर गैस पीड़ितों के कैंसर का मुफ्त इलाज भी भोपाल एम्स में शुरू हो चुका है। पिछले 10 सालों में भोपाल गैस पीड़ितों के मुफ्त इलाज के लिए बनाए गए BMHRC की व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया गया, लेकिन अब मोदी सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को आयुष्मान योजना के दायरे में लाकर बड़ी राहत दे दी है। साल 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी दुनिया की बड़ी औद्योगिक गैस त्रासदियों में से एक थी, जिसका दंश भोपाल के लोग आज भी झेल रहे हैं। कई पीढ़ियां इसका दंश झेल रही हैं। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से अनुशंसा की थी कि भोपाल के गैस पीड़ितों को आयुष्मान योजना का लाभ मिले, लिहाजा केंद्र सरकार ने इस अनुशंसा को हरी झंडी दी और अब वो वक्त आ गया है जब भोपाल के गैस पीड़ितों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य गारंटी आयुष्मान योजना के तहत मिल रही है। ये उदाहरण डबल इंजन सरकार के फायदों का भी है। कैमरामैन गौरव के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज भोपाल। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।